आज की क्लास में हम लोग अनुसंधान के कई टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, जो बाकी टॉपिक कल बच गए थे उन सभी पे। तो आज की जो टॉपिक है उसमें है प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, अनुसंधान के प्रकार। देखिए इसमें वही सारे टॉपिक चर्चा किए जाएंगे, समय कम है जिससे प्रश्न आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तीसरा शोध प्रबंध, लेख, शोध पत्र, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला और परिसंवाद। इसके अलावा शोध की नैतिकता और हितधारक। आज इतने टॉपिकों पे चर्चा होगी आपकी, तो एक एक करके अपने टॉपिक ले करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। देखिए जो आपका ये प्रत्यक्षवाद है, उत्तर प्रत्यक्षवाद है, उसको समझने के लिए सबसे आसान सी चीज़ ये है कि हमें देखिए हमारी जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं उनकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास तीन स्वरूप हैं, तीन तरह की व्याख्याएं कर सकते हैं। पहली होती है धर्मपरक व्याख्या, दूसरी हम कह सकते हैं तत्वपरक व्याख्या और तीसरी हम कह सकते हैं वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक है, तीन तरह की व्याख्याएं आपके पास होती हैं। इन तीनों व्याख्या या अर्थ में हमारे लिए जो अनुसंधान और प्रत्यक्षवाद के लिए महत्वपूर्ण है वो वैज्ञानिक व्याख्या, जिसका संबंध हमारे प्रत्यक्षवाद से कैसे है ये समझिए। जो पहली व्याख्या है, जैसे कि हम लिख दें अग्नि देवता है, ये हमारी धर्मपरक व्याख्या हो गई। अग्नि गर्म होती है। एक चीज समझिए, देखिए धर्मपरक व्याख्या में हम बोल दिए अग्नि देवता है, हम मान लिए। तत्वपरक व्याख्या में मान लीजिए हमारे घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया कि आग गर्म होती है, मत छूना। लेकिन अब हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, चलो पता तो करें कि आग गर्म होती भी है कि नहीं। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम स्वयं से अनुभव नहीं कर लेंगे। तो हम जा करके छू देंगे और हमें पता चल जाएगा हाँ वास्तव में अग्नि क्या होती है, गर्म होती है या ज्वलनशील होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम स्वयं क्या करेंगे, प्रयोग, प्रेक्षण, विश्लेषण, हम ये तीनों काम करेंगे और पता लगाएंगे कि वास्तव में अग्नि गर्म होती है कि नहीं होती है। तो प्रत्यक्षवाद पहली बात तो क्या है, वैज्ञानिक व्याख्या या अर्थ के आधार पर कार्य करता है। दूसरा, इसकी प्रक्रिया प्रयोग, प्रेक्षण और विश्लेषण पे काम करती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये केवल वही ज्ञान प्रमाणिक मानता है जो स्वयं से अनुभव करता है या विज्ञान द्वारा प्रमाणित पाता है। ये केवल उन्हीं ज्ञान को प्रमाणिक मानता है जो स्वयं से अनुभव करेगा या विज्ञान द्वारा प्रमाणिक मानेगा। तो तीन बातें हैं, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक व्याख्या या अर्थ को मानता है, दूसरा प्रयोग, प्रेक्षण, विश्लेषण के आधार पर कार्य करता है, और तीसरा केवल उन्हीं ज्ञानों को प्रमाणिक मानता है जो वैज्ञानिक आधार पर सत्य हो या अनुभव की गई हो या अनुभवाश्रित हो। ये तीन बातें आपको प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं में याद करनी। ध्यान दीजिएगा, जो प्रत्यक्षवाद की विशेषता है वही उत्तर प्रत्यक्षवाद की विशेषता है। जो अंतर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस अंतर को आप समझ लीजिए, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। वो अंतर क्या है, देखिए दोनों वैज्ञानिक व्याख्या मानते हैं, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष पे काम करते हैं और उन्हीं ज्ञान को मानते हैं जो अनुभव सिद्ध हो। लेकिन दोनों के बीच का जो सबसे जरूरी अंतर है कि प्रत्यक्षवाद मूल्य रहित है, ये मानव मूल्यों की चिंता उतनी नहीं करता, और ये मूल्य सहित है, ये चिंता करता है। मतलब ये मूल्य रहित है और दूसरा उत्तर प्रत्यक्ष मूल्य सहित है। हम इसे बोल सकते हैं मूल्य संकेंद्रित नहीं है। कौन सा वाद है, प्रत्यक्षवाद मूल्य संकेंद्रित नहीं है और उत्तर प्रत्यक्षवाद मूल्य संकेंद्रित है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
प्रत्यक्षवाद मूल्य संकेंद्रित नहीं होगा, उत्तर प्रत्यक्षवाद मूल्य संकेंद्रित होगा। और बाकी चीजें वही है कि प्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या मानेगा, वैज्ञानिक व्याख्या। दूसरा, प्रयोग प्रेक्षण निष्कर्ष पर आधारित होगा। तीसरा, वैज्ञानिक सत्य या अनुभवाश्रित ज्ञान को ही प्रमाणिक ज्ञान मानेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम अपने अनुसंधान के प्रकार जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं उस पे आते हैं। देखिए, अनुसंधान को जब हम परिणाम की दृष्टि से देखेंगे तो दो भाग में बनेगा। पहला मूलभूत, दूसरा व्यवहारिक। और जब हम इसे प्रक्रिया की दृष्टि से इसको विभाजित करेंगे तो भी दो भाग में बनेगा, गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं। अब आपको ये मूलभूत या मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक या व्यवहत अनुसंधान के विषय में बताना है, फिर गुणात्मक और मात्रात्मक की चर्चा होगी। देखिए, अब आपको ये मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान में क्या अंतर है और कैसे कौन सा अनुसंधान मौलिक बन जाता है, कौन सा व्यवहारिक, इसको समझाने से पहले अनुसंधान की प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं। देखिए, अनुसंधान या जो ये रिसर्च है ये की क्यों जाती है, केवल मेनली इसके लिए क्या ज़रूरी है, समस्या समाधान। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनुसंधान किया ही जाता है कि समस्या का समाधान हो। और समस्या का समाधान क्या किस तरह से प्राप्त होगा, जो हमारा प्रश्न है हम उसका उत्तर जान जाएं। मतलब हम इसीलिए तो करते हैं कि हम अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कर रहे होते हैं। अब आपके प्रश्न के ऊपर है कि उसका उत्तर कैसे निकाला जाए। इसी उत्तर को निकालने के लिए मौलिक और इसी उत्तर को निकालने के लिए व्यवहारिक बन जाता है। जब आपका प्रश्न आपकी स्वयं की जिज्ञासा से उत्पन्न हो, आपकी स्वयं की जिज्ञासा से मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं, आप ही उससे प्रति इतने जिज्ञासु हो गए हैं कि आप उसका उत्तर ढूंढने के लिए चाह रहे हैं। कहने का मतलब है स्वयं का बौद्धिक प्रश्न हो तो उसका उत्तर निकलेगा किससे, मौलिक अनुसंधान से। लेकिन आप थोड़े और ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं और समाज की चिंता करते हैं, यानी कि आप समाज में किसी भी चीज़ की उपयोगिता या प्रासंगिकता को ध्यान में दे करके उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, तो वही अनुसंधान क्या बन जाएगा, व्यवहारिक या व्यवहत। इतनी बातें समझ में आई। देखिए, जब अपनी स्वयं की जिज्ञासा शांति के लिए बौद्धिक स्तर पे आप सोच रहे होते हैं तो उसका उत्तर हम मौलिक अनुसंधान करके, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। और जब हम दुनिया के लिए उसकी उपयोगिता या प्रासंगिकता को ध्यान में रख के रिसर्च कर रहे होते हैं तब हमारा वही हो जाएगा व्यवहारिक। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर अब प्रश्न आ जाए कि समाज की कोई समस्या है उस पर आधारित आप करना चाह रहे हैं तो कैसा अनुसंधान करेंगे। सीधी सी बात है कि आप व्यवहारिक करेंगे। और स्वयं की समस्या को सॉल्व कर रहे होंगे तो मतलब अपनी जिज्ञासा को तो क्या बन जाएगा, मौलिक बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ये समझिए। कौन सा अनुसंधान मौलिक होगा, कौन सा व्यवहारिक, इसके लिए आपको बस एक चीज़ अच्छे से दिमाग में रखनी है, उससे आपका हो जाएगा। जब भी कोई वैज्ञानिक, विद्वान, आलोचक या कोई भी कोई नया नियम बनाता है, कोई भी जब नया नियम, ये याद करने के लिए बता रहे हैं, ये इसको ध्यान दीजिए, कोई भी नया नियम या सिद्धांत बनाएगा कोई भी, तो वो किस में आ जाएगा, मौलिक में, खुद का खोजा हुआ मौलिक या मूलभूत अनुसंधान। जैसे कि आप किसी का भी ले लीजिए, न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसी की भी कोई नई थ्योरी, कुछ भी ले लीजिए, वो सब किस में आ जाएंगे, मौलिक में। अब व्यवहारिक क्या होगा, तो व्यवहारिक कैसे आप जानेंगे, इसको पहचानने के लिए मैं लिख दूं व्यवहारिक रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान के लिए मान लीजिए न्यूटन के गति के नियम पर हमने किसी बंदूक का निर्माण किया, तो ये जो बंदूक का निर्माण होगा वो सैनिकों की उपयोगिता के लिए किया गया होगा, चुपचाप ये कैसा हो जाएगा, व्यवहारिक अनुसंधान। या फिर संवेग संरक्षण का जो नियम है ये कैसा है, ये नियम पहली बार किसी साइंटिस्ट ने दिया तो एक मौलिक है। इसी के आधार पर अपने देश की प्रगति के लिए क्या बना लें, रॉकेट,
तो ये क्या बन जाएगा? व्यवहारिक। कहने का मतलब है कि मौलिक अनुसंधान के निष्कर्षों का उपयोग करके ही व्यवहारिक अनुसंधान होता है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अनुसंधानों के निष्कर्षों का उपयोग करके ही व्यवहारिक अनुसंधान होता है। अब इन दोनों के बाद में विशेष जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। मौलिक अनुसंधान की जो मेन क्वालिटीज़ हैं उसको देखिए। ये देखिए, स्वयं की जिज्ञासा शांति के लिए होता है। पहली चीज़ कि जिज्ञासा शांति। दूसरी बात, प्रकृति के तत्वों को समाहित करता है। भाई सीधी सी बात है, जब दुनिया में आप पहली बार कोई चीज़ खोजेंगे तो उसके प्रति सोचने के लिए आपको उसको कहाँ से लेना पड़ेगा? प्रकृति से ही, और तो कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि और तो किसी के पास है ही नहीं वो। तो पहली बात है कि अब ये क्या करता है? नए सिद्धांतों, नियमों और प्ररचनाओं का निर्माण करता है। ये तीन बातें याद रखिएगा। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके आंकड़े जो इस अनुसंधान में यूज़ किए जाएंगे वो आंकड़े की जगह आप लिख लीजिए, इसमें तथ्यों का जो एकत्रीकरण है उपयोगिता की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि देखिए, पहली बात तो स्वयं की जिज्ञासा शांति के लिए होता है। दूसरा, प्रकृति के तत्वों को समाहित करता है। नए नियम, सिद्धांत और प्ररचनाओं का इसमें निर्माण होता है। और इसमें तथ्यों का एकत्रीकरण उपयोगिता की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि किस लिए किया जाता है? बल्कि इसलिए किया जाता है वह हमारे ज्ञान में सहायक हैं। ठीक है, देखिए चार बातें। पहली है कि स्वयं की जिज्ञासा शांति के लिए मौलिक अनुसंधान होता है, प्रकृति के तत्वों को समाहित करता है, नए सिद्धांत, नियमों और प्ररचनाओं का निर्माण होता है, तथ्यों का एकत्रीकरण या आंकड़ों का एकत्रीकरण उपयोगिता आदि की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वह हमारे ज्ञान में की वृद्धि में सहायक हो। ठीक है, तो ये चार पॉइंट हैं इसके लिए कि किस लिए इस अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। अब इसकी जगह अब हमें बताना है व्यवहारिक अनुसंधान। देखिए, मौलिक अनुसंधान में स्वयं की जिज्ञासा शांति, प्रकृति के तत्वों को अपने रिसर्च में स्थान देना, नए नियमों, सिद्धांतों, प्ररचनाओं का निर्माण करना और आंकड़ों का एकत्रीकरण उपयोगिता की दृष्टि से न करके स्वयं के ज्ञान में वृद्धि हो रही है इसलिए करना। ये चार बातें प्रमुख हैं। अब जो व्यवहारिक अनुसंधान होगा उसकी सबसे ज़रूरी बात ही यही है। देखिए, व्यवहारिक अनुसंधान, ये अनुसंधान मौलिक अनुसंधानों के निष्कर्षों को स्वयं में सम्मिलित करता है। सबसे पहली बात यही समझ लीजिए, मतलब मौलिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर होने वाला अनुसंधान क्या होगा? व्यवहारिक अनुसंधान। दूसरी बात, इसमें तथ्यों का एकत्रीकरण उपयोगिता की दृष्टि से करते हैं कि समाज में उसकी क्या उपयोगिता है, इस दृष्टि से करते हैं। ये दो बात आपको व्यवहारिक अनुसंधान के विषय में पता होनी चाहिए। पहली बात कि मौलिक अनुसंधान के निष्कर्षों का स्वयं में सम्मिलित करता है या उपयोग करता है। दूसरा बात, तथ्यों का एकत्रीकरण या आंकड़ों का एकत्रीकरण उपयोगिता आदि की दृष्टि से होता है। तो ये हो गया मौलिक और दूसरा हो गया व्यवहारिक। अब अगर आपको कोई दे दे, मान लीजिए हम बोल दें कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनसे पहले तो ये सिद्धांत किसी ने दिया नहीं था। ठीक है, अब चुपचाप ये कौन सा बन जाएगा? मौलिक। इसके अलावा
मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, वैक्सीन कई पुराने मौलिक अनुसंधानों से ही वो बनेगी, पुराने वायरस वगैरह के बारे में जान के, तो इसकी वैज्ञानिक अब ये वैक्सीन क्यों बना रहे हैं, समाज में बड़ी दिक्कत है, उपयोगिता है, प्रासंगिकता की दृष्टि से, तो क्या बन जाएगी, व्यवहारिक। तो यही आपको थोड़ा सा समझना है, आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक, शोध प्रबंध पे। शोध प्रबंध से जो प्रश्न बनते हैं वो उसके स्टेप या चरण या क्रम से बनते हैं सबसे अधिक, तो हमें वही मेनली समझना है। तो शोध प्रबंध के विषय में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। शोध प्रबंध में आप जो चीज़ें जानने के लिए हैं, देखिए सबसे पहली बात, शोध प्रबंध ही वो चीज़ है, देखिए जो मुख्य बातें वो समझ लीजिए। शोध प्रबंध मतलब हमने जो पूरा रिसर्च किया तो उसको एक ग्रंथनुमा लेख के रूप में हम तैयार करते हैं, वही हमारा क्या होता है, शोध प्रबंध होता है। तो इसी के आधार पे हमें क्या मिलती है, उपाधि। जो पीएचडी की उपाधि होती है वो हमें अपने शोध प्रबंध के आधार पे ही मिलती है, और ये एक तरह का ग्रंथ है। अब एक चीज़ समझिए, आप बेसिकली ये समझिए, आपके पास कोई भी किताब होगी तो किताब जिस क्रम में होती है उसी क्रम में ये भी होता है। तो चलिए इसके क्रम को समझने के लिए आसानी से एक बात समझते हैं। पहले तो हम एक निबंध मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप निबंध मान लीजिए। तो निबंध में कितने भाग होते हैं, किसी भी निबंध में 3 भाग होते हैं। मुख्यतः निबंध में 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है अंतिम या उपसंहार भाग। तो आपको इसी तरह 3 समझना है, आपको शोध प्रबंध में भी 3 ही भाग समझने हैं। और ध्यान दीजिएगा, शोध प्रबंध में जो 3 भाग है, तो किताब जब जैसे मान लीजिए कोई किताब है तो किताब का प्रारंभिक भाग क्या होता है, किसी भी किताब के पहले वाले भाग में सबसे पहले होता है किताब का शीर्षक, उसका नाम। उसके बाद आप कोई भी किताब खोलेंगे तो उसमें होती है विषय सूची, विषय सूची। ये 2 चीज़ें तो आपको किसी भी किताब में मिल जाती है। जो इसका तीसरा भाग है प्रारंभिक का, पहला दूसरा हो गया विषय सूची, और तीसरा होता है शोध सार। जो तीसरा भाग होगा वो क्या होगा, शोध का सारांश। ठीक, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 भाग तो आपको किताब का ऐसे ही याद रहता है, शीर्षक और विषय सूची। तो हो गया। अब मध्य भाग में किताब जहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हैं रियल में, वो होता है मध्य भाग। तो मध्य भाग में सबसे देखिए, आप प्रारंभिक भाग याद कर लीजिए, शीर्षक, विषय सूची और शोध सार, और अंतिम भाग याद कर लीजिए क्या, संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। आप अगर देखिए इसमें 3 ही भाग है, इसमें 2 ही भाग हैं, अगर ये दोनों याद कर लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो किस में आ जाएगा, मध्य भाग में। पहला तो यही समझ लीजिए कि प्रारंभिक भाग याद कर लीजिए, शीर्षक, विषय सूची और शोध सार, और अंतिम भाग में संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। जो बाकी बचा वो सबको कहाँ लेके आएंगे, मध्य भाग में। फिर भी लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। देखिए अब इसी में शुरू होता है कि आपका टॉपिक का जो परिचय, इसके ढेर सारे भाग हैं, तो पहला इसका परिचय से शुरू होता है। दूसरी बात, परिचय के बाद मतलब सोच समस्या के साहित्य सर्वेक्षण, क्या क्या चीज़ें थी जो हम लिख रहे थे, सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद क्रियाविधि, किसके आधार पे हमारा शोध कैसे चला। इसके बाद परिणाम, विचार विमर्श, निष्कर्ष, ये हो गए। अब 1-2 और भाग हैं, निष्कर्ष। इतनी चीज़ें इसमें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है अनुशंसा। तो अनुशंसा का मतलब होता है जो प्रशस्ति होती है, कभी कभी वो प्रारंभिक भाग में होती है, कभी कभी मध्य भाग में, लेकिन मूलतः वो प्रारंभिक भाग में होती है। आपको देखिए मध्य भाग अगर नहीं भी याद हो रहा है तो 2 भाग अच्छे से याद कर लिए। प्रारंभिक भाग में क्या होगा, शीर्षक होगा, विषय सूची और शोध सार। अंतिम भाग में संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। संदर्भ ग्रंथ सूची भी 2 तरह की होती है, मूल ग्रंथ और दूसरे सहायक ग्रंथ।
अब परिशिष्ट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जब हम कोई शोध ग्रंथ लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी शब्द आ जाते हैं जिनकी शोध ग्रंथ के बीच में लिखते समय व्याख्या करना जरूरी नहीं होता, लेकिन उस वर्ड के बारे में बताना जरूरी होता है, तो हम उसे अंत में परिशिष्ट में डाल करके उसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। तो जो आपका शोध प्रबंध है उसके प्रारंभिक भाग को अंतिम भाग को तैयार कर लीजिए तो मध्य भाग अपने आप तैयार हो जाता है। शुरू से फिर बता रहे हैं, देखिए शोध प्रबंध को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। तो प्रारंभिक भाग में शीर्षक होना चाहिए, विषय सूची और शोध सार। कभी कभी अनुशंसाएं होती हैं और अनुशंसा अनिवार्य तत्व नहीं है। फिर मध्य भाग में परिचय, साहित्य सर्वेक्षण, क्रियाविधि, परिणाम, विचार विमर्श और निष्कर्ष, जो उपसंहार खत्म हो गया। अब अंतिम भाग में क्या होता है, संदर्भ, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो पहला और अंतिम भाग याद कर लीजिए, मध्य भाग अपने आप तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं शोध पत्र और शोध लेख पे। देखिए जो शोध पत्र है और शोध लेख है, तो 1 मिनट समझ लीजिए। पत्र का मतलब आप पत्र ही समझ लीजिए और लेख का मतलब आप कहानी समझ लीजिए, तब आप आसानी से इसको कर लेंगे। आप लोग को बचपन से पता है पत्र क्या होते हैं। पत्र में आप कोई फालतू बातें या अपने कल्पनाएं वगैरह नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, पूरे के पूरे तथ्य लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्र जब भी लिख रहे होते हैं किसी को लेटर, तो पूरे के पूरे तथ्य ही लिख रहे होते हैं। और जब कहानी लिखते हैं तो उसमें आपके क्या आ जाते हैं, उसमें आपके भाव, विचार और भावनाएं आ जाती हैं। जैसे कि लेख या कहानी लिखते हैं तो आपके भाव, विचार और भावनाएं आ जाती हैं, लेकिन जब पत्र किसी को लिख रहे होते हैं तो तथ्यात्मक होते हैं। बचपन में आपने एप्लीकेशन लिखे होंगे, तो एप्लीकेशन में आप कोई फालतू बात नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं कि मुझे ये फला बीमारी हो गई, मुझे 3 दिन की छुट्टी दें, महती कृपा होगी, काम खत्म। और जब वही कहानी लिख रहे होंगे तो पता नहीं क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक चीज़ समझिए, शोध पत्र और शोध लेख दोनों को लिखने का प्रारूप जो होता है एक ही होता है। और प्रारूप कैसा होता है, निबंधात्मक। और इन निबंध के 3 भाग होते हैं, वही प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। कहने का मतलब प्रारंभ करेंगे, परिचय देंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर उपसंहार कर देंगे। तो पत्र भी वह एक ही प्रारूप है, शोध लेख का भी। जो अंतर है वो किसका है, शोध पत्र तथ्यात्मक होते हैं, शोध लेख में आपके भाव, विचार, भावनाएं होती हैं। और शोध पत्रों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए ही शोध लेख लिखा जाता है। सबसे बेसिक सी बात, शोध पत्र के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए शोध लेख लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने शोध पत्र, मतलब किसी ने बहुत ही अनुसंधान किया और बताया कि चाय पीने से नींद आती है। मान लीजिए उसने बहुत से प्रयोग प्रेक्षण किए और ये तथ्य जुटाया कि चाय पीने से नींद आती है, और उसने अपने शोध पत्र को प्रकाशित करवा दिया। अब उसने प्रकाशित करवा दिया तो उसके बाद मान लीजिए कि मैं चाय पीता हूँ, मुझे वाकई नींद नहीं आती है, तो अब मैं इसके ऊपर शोध पत्र नहीं लिखूंगा, बल्कि इसी शोध पत्र की आलोचना के लिए, मतलब आलोचनात्मक दृष्टि रखने के लिए एक शोध लेख तैयार करूंगा, जिसमें मेरे भाव, विचार और भावनाएं सम्मिलित होंगे। वो क्या बन जाएगा, शोध लेख। अब इन दोनों के विषय में एक चीज समझने की बात है, दोनों का प्रारूप एक जैसा होता है। शोध पत्र तथ्यात्मक होते हैं, शोध लेख व्यक्तिगत का मतलब आपके भाव, विचार और भावनाएं सम्मिलित होती हैं। अब मेन अंतर तो यही है। अब इसके अलावा जो है इसका प्रारूप तो आप समझ ही चुके हैं कि निबंधात्मक होता है, और जब आपकी भाव, विचार, भावनाएं इसमें सम्मिलित नहीं होंगी तो ये जो शोध पत्र है वो तथ्य है, और तथ्य की प्रकृति कैसी बनेगी, औपचारिक। लेख क्या है, उसमें भाव, विचार, भावनाएं भी आ गए हैं, तो इसकी प्रकृति क्या बन जाएगी, अनौपचारिक। ये तथ्यात्मक है, इसमें भाव, विचार, प्रारूप दोनों का एक ही है। तो मूल अंतर आप समझ गए होंगे, और बाकी जब आप इसके प्रश्न पढ़ेंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो विश्लेषण है इन्हीं दोनों के आधार पे किया जाता है। अब शोध में जो नैतिकता, देखिए शोध की नैतिकता मैंने
पिछली कक्षा में बता दिया था कि सबसे जरूरी भाग होती है रिपोर्ट लेखन का, कि आपने कुछ भी किया हो तो वहाँ जाकर के उसका जिक्र कर दीजिए, जिनकी जिनकी हेल्प ली हो उनको धन्यवाद दे दीजिए। शोध नैतिकता उसी से संबंधित है। अब जो शोध की नैतिकता के जो दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों को भी समझ लीजिए। 3 प्रमुख दृष्टिकोण माने जाते हैं शोध की आचार संहिता के। आचार नीति जो होती है, अनुसंधान की जो आचार नीति है वो 3 दृष्टिकोणों पर आधारित है। वही 3 दृष्टिकोण आपको समझने हैं। और कल ही बताए थे, मतलब पिछली कक्षा में, कि शोध की नैतिकता जो होती है मूल रूप से जो मुद्दा बनती है वो कहाँ है, आपके रिपोर्ट लेखन, सामान्यीकरण और निष्कर्ष का मुद्दा बनती है। जब आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो शोध नैतिकता सबसे प्रभावी हो जाती है। अब जो 3 दृष्टिकोण है उसमें देखिए, पहला होता है आचार विषयक दृष्टिकोण, दूसरा होता है उपयोगितावादी दृष्टिकोण, और तीसरा होता है, मतलब तीसरा है नैतिक संदेहवादी दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण हैं। अब इन तीनों दृष्टिकोणों में क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, शोध की जो आचार नीति है उसमें 3 है रिसर्च एथिक्स में। पहला है आचार विषयक दृष्टिकोण, दूसरा नैतिक संदेहवादी दृष्टिकोण, तीसरा उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो पहला वाला जो होता है, इस दृष्टिकोण में, आचार विषयक दृष्टिकोण में माना जाता है कि एक सार्वभौमिक कोड होना चाहिए। सार्वभौमिक कोड होना चाहिए मतलब कि सभी देश काल परिस्थिति में वो फिक्स होना चाहिए। तो ये कैसा दृष्टिकोण है? निरपेक्ष दृष्टिकोण। निरपेक्ष दृष्टिकोण मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये एक सार्वभौमिक कोड की तरह कार्य करेगा, सार्वभौमिक नियम की तरह। ये निरपेक्ष होगा, कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है नैतिक संदेहवादी। इसका कहने का मतलब है कि जब देश काल परिस्थिति बदल ही रही है तो हमारे नियम में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होंगे। तो ये क्या होता है? समय सापेक्ष दृष्टिकोण। ये कैसा है? समय के सापेक्ष दृष्टिकोण है। तो ये मानता है कि कोई भी चीज़ सार्वभौमिक नहीं है, परिवर्तनशील है। तो समय समय पे परिवर्तन हो सकते हैं। और जो तीसरा आचार विषयक दृष्टिकोण है उसका नाम ही क्या है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो उपयोगिता कहने का मतलब है कि हमें वही रिसर्च करनी चाहिए। उपयोग का मतलब है जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो। ध्यान दीजिएगा, रिसर्च वही अच्छा है जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो। जैसे मान लीजिए एटम बम बनाना, तो उसमें लाभ कम है, हानि अधिक है, तो हम उस रिसर्च को रोक देंगे। हमारे नीति के हिसाब से, हमारे आचार के संगीत के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो पहला दृष्टिकोण होता है आचार विषयक दृष्टिकोण, जिसमें माना जाता है कि एक सार्वभौमिक नियम है, एक कोड है, जो निरपेक्ष दृष्टिकोण, उसका किसी देश काल परिस्थिति पे कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सत्य। सत्य क्या है? सार्वभौमिक नियम है जिसका किसी भी देश काल की परिस्थिति पे कोई नहीं। अब क्या है? नैतिक संदेहवादी दृष्टिकोण। ये देखता है कि किस काल समय के हिसाब से कौन सी परिस्थिति सही रहेगी, उसी हिसाब से क्या होता है? सापेक्ष दृष्टिकोण है, बदलता रहता है। तीसरा दृष्टिकोण है उपयोगितावादी दृष्टिकोण। ये बताता है कि अगर आपका अनुसंधान में लाभ अधिक है, हानि कम है, तो जोखिम उठा कर लीजिए, अनुसंधान कर लीजिए। अगर हानि अधिक है और लाभ कम है तो बिल्कुल जोखिम मत उठाइएगा और रिसर्च मत करिएगा। कहने का लाभ का मतलब है कि वो चीज़ें परिस्थिति के लिए अच्छी हैं अथवा नहीं है। तो ये 3 दृष्टिकोण है। अब इसके अलावा जो है, अनुसंधान में हितधारक। देखिए, नए टॉपिक जो है इनसे अब प्रश्न बनने लगे हैं, इसलिए इनको बताना जरूरी है। अनुसंधान में हितधारक। हितधारक का मतलब स्टॉक होल्डर्स। अब ये हितधारक होते क्या हैं ये समझ लीजिए। देखिए, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, अनुसंधान में हितधारक। हितधारक क्या है? हित का मतलब आप जानते हैं हित, और धारक का मतलब धारण करने वाला। अब अनुसंधान में हितधारक या स्टॉक होल्डर्स या अनुसंधान का जो मेन लाभार्थी है, जो मेन होता है, वो कौन कौन होता है? तो ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको समझिए। सबसे पहला हितधारक तो शोधार्थी है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। दूसरे हितधारक जिनको उसने अपने नमूने या आंकड़े बनाए होंगे,
दूसरा हितधारक तो वो हो गया जिसको इन्होंने उत्तरदाता, नमूना या आंकड़ा बनाया होगा। तीसरा हितधारक वो संस्था होगी जहाँ से ये रिसर्च कर रहा होगा। और जो चौथा हितधारक है वो कौन होगा? समाज होगा, जिसको लाभ मिलेगा। बहुत आसान सी चीज़ है कि अनुसंधान में हितधारक कौन है। तो सबसे बड़ा हितधारक शोधार्थी, उसके बाद उसके उत्तरदाता, नमूना या आंकड़े, फिर वो संस्था जिससे उसको पैसा मिल रहा होगा, और चौथा वो समाज। ये 4 बड़े हितधारक होंगे। इसमें कुछ विशेष समझाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। तो यही 4 वो हैं हितधारक, वो होते हैं जिनका नैतिकता से क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हितधारक क्या है? जिनका नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध है। तो प्रत्यक्ष संबंध सबसे बड़ा किसका होगा? शोधार्थी का। फिर उन उत्तरदाताओं का जो उन्होंने उत्तर सही दिया अथवा नहीं दिया। फिर उस संस्था का उन्होंने सही जगह पैसा लगाया कि नहीं लगाया, और उस समाज का। तो सबसे बड़ा हितधारक शोधार्थी ही है, और हितधारक का नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये 2 बातें दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम आते हैं सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला और परिसंवाद पे। देखिए, जिस तरह से प्रश्न बनते हैं, मतलब जिसको पकड़ के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केवल उतनी ही सी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। बाकी अपनी अधिक जानकारी के लिए हम बार बार करें कि अपनी किताबों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए, अब आपको बताना है कि सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला और परिसंवाद। तो पहली बात मान लीजिए पहचानने को आ गया, तो उसके लिए जो सबसे बेसिक बात है, सम्मेलन का मतलब होता है, सम्मेलन हम करते हैं समस्या समाधान के लिए। समस्या भी कैसी होनी चाहिए? व्यापक। जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किससे व्यापक मुद्दों की रेंज या व्यापक चिंतन या व्यापक सोच विचार विमर्श होता है, तो अपने आप टिक मार के आइएगा सम्मेलन। तो इसमें क्या होता है? किसी भी व्यापक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तो जब भी कोई व्यापक कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी समस्या, अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या होगी उस पर हम कराएंगे क्या? सम्मेलन। जैसे कभी आपने पर्यावरण सुना होगा, पर्यावरण सम्मेलन। फिर होता है आतंकवाद पे सम्मेलन। कोई भी व्यापक समस्या होगी उस पर कराने के लिए क्या होता है? सम्मेलन। इसमें क्या होता है? व्यापक चिंतन सम्मिलित होता है। और सम्मेलन की अच्छी बात होती है, इसमें कोई दर्शक वर्शक नहीं होता, सभी के सभी एक दूसरे से चर्चा करते हैं। ठीक। संगोष्ठी में क्या होता है? ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। जितने भी आप संगोष्ठियां में भाग लेते हैं, ये वास्तव में किस लिए होता है? ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए। इसमें कुछ मुख्य विशेषज्ञ आते हैं और वो ज्ञान का प्रचार प्रसार दर्शकों में करते हैं। दर्शक में आप भी हो सकते हैं। कार्यशाला का आयोजन कौशल विकास के लिए होता है और अनुभव के लिए होता है। परिसंवाद का आयोजन एक समान राय बनाने के लिए होता है। अब इन चारों को आप समझ लीजिए। कैसे समझेंगे? मान लीजिए हम कह दें किसी विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल द्वारा किसी सिलेबस पे चर्चा की गई और उस सिलेबस में से एक फिक्स विषय को अपने सिलेबस में स्थान देने के लिए उपयोगी पाया गया। अब इसके लिए वो एकेडमिक काउंसिल किसका आयोजन करेगी? बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं सिलेबस निर्धारण करना, सम्मेलन होगा नहीं। ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं और किसी तरह का कौशल विकास या क्रियात्मक कार्य भी नहीं है। हमें करना क्या है? सभी टीचरों की एक समान राय ही तो बनानी है। तो क्या आयोजित कराए हैं? परिसंवाद। अब मान लीजिए कि हमें अपने मुद्दों के लिए व्यापक चिंतन का फलक चाहिए, तो सम्मेलन करा देंगे। ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगोष्ठी करा देंगे। और कौशल विकास, अनुभव या क्रियात्मक कार्य कराना चाह रहे हैं, कार्यशाला करा देंगे। ये 4 बातें दिमाग में रखिएगा, तो इसके प्रश्न भी आपसे सॉल्व होने लगेंगे।